इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कोरोना पर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीडीसी ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि अब कोरोना वायरस के लिए 6 फुट की दूरी भी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कोरोना हवा में फैल गया है? क्या अब हमें घर के अंदर भी मास्क पहनकर रहना होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर्स होंगे, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार और साथ ही साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास होंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीडीसी की ये नई रिपोर्ट है, जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि 6 फुट की दूरी। अब तक कहा जाता था कि इतना डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करते हैं तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, डबल मास्क आपको पहनना है। तो ये सब तमाम एहतियात जो है तमाम डॉक्टर्स अब बोल रहे थे, लेकिन अब कहा गया है कि ये 6 फीट की जो डिस्टेंस है ये भी काफी नहीं है। तो ऐसे में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, अब जो ये सीडीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 6 फुट की जो दूरी है वो भी पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे में सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हवा से फैल रहा है कोरोना वायरस? अब जी पंकज जी, इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से ये डिस्कशन चल रहा है कि लास्ट ईयर जब हमने इसके कोरोना के संक्रमण फैलने की बात की थी, तो जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, जिसमें कि हमारे थूक की जो कण हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल कहा जा रहा था और इसीलिए हैंड हाइजीन और सरफेसेस को साफ करने पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। पिछले 1 साल में जो एविडेंसेस जगह जगह से मिली हैं, जिनको मैं डिटेल में यहां डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसमें ये देखा गया, उससे निष्कर्ष निकला है कि खाली ये ड्रॉपलेट्स सरफेस पे गिरे और उससे हो, ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसा हुआ जैसे कि किसी कमरे में कोई बैठा हुआ है और वो चला गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति उस कमरे में आया, वो कुछ देर रहा, उसने भी मास्क नहीं पहना था, इसने भी मास्क नहीं पहना था, इस व्यक्ति को संक्रमण हो गया। तो अब जो इस समय एविडेंस है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं, खांसी करते हैं, छींक लेते हैं, गाते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो जिससे हमारा एरोसोल सांस बाहर आती है, तो उसमें कुछ तो ये 5 माइक्रोन से बड़े जो होते हैं ड्रॉपलेट्स, जो शायद नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चंद घंटों तक, अब वो घंटे 1-2 घंटे से लेकर ज्यादा घंटे तक हो सकता है, वो चंद घंटों तक हवा में रहता है और उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति बाद में आके सांस ले तो वो उसकी सांस में जाके उसको कर सकता है। इसीलिए जो लास्ट ईयर ये 2 फीट की दूरी कही गई थी वो बड़े पार्टिकल्स के लिए थी, और जो ये छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए वो दूरी भी ज्यादा है और एक बंद कमरे में बहुत सारे लोगों का रहना, यह सबसे बड़ा जो सुपर स्प्रेडर है वो प्रूव हो रहा है। इसी वजह से मास्क की अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अब N95 पे जोर दिया जा रहा है, या अगर नॉन N95 हो तो डबल मास्क पे जोर दिया जा रहा है कि अंदर एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर एक क्लॉथ मास्क हो, जिससे आपको करीब 80-85 तक प्रोटेक्शन % मिल जाता है। पंकज जी। डॉक्टर अरविंद, भारत की अगर मैं बात करूं तो कोरोना के नए नए स्ट्रेन सामने आए। हमने सुना आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, और अब ये जताया जा रहा है शक कि अलीगढ़ स्ट्रेन की एंट्री भी हो गई है, जिसकी जांच के लिए अलीगढ़ के जो वाइस चांसलर ने बाकायदा ICMR से मांग भी की है। तो ये AMU स्ट्रेन जो है ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? पंकज जी, मुझे लगता है अगले 1-8 महीने में शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक स्ट्रेन हो जाएगा। उसका कारण यह है कि ये जो RNA वायरस है, इसका एक ये कैरेक्टर होता है कि जब ये बार बार मल्टीप्लाई करता है तो ये अपने कैरेक्टर को, अपने जो उसके अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं चेंज करता रहता है। वो चेंजेस इसको ज्यादा खतरनाक भी बना सकते हैं और वो चेंजेस कभी ना कभी किस्मत से उसको कम खतरनाक भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्ट्रेन अभी तक आए हैं, आने वाले हफ्तों में आते रहेंगे, कोई कम खतरनाक होगा। जैसे इस समय जो स्ट्रेन मोस्टली हमारे चल गया, उसकी बात मेन पंकज जी ये है कि ये पिछले वर्ष के मुकाबले कई गुना ज्यादा इंफेक्शस है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कितना एक घर में एक मेंबर अफेक्ट हो
पूरी पूरी फैमिली, पूरा पूरा फ्लोर, और जो हाउसिंग सोसाइटीज में सारे फ्लैट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये इन्फेक्शियस है। तो ये जो डिफरेंट सिटीज में स्ट्रेन है, मेरी विनती ये है कि हम हर स्ट्रेन से रोज और ज्यादा पैनिक करने और भयभीत होने की जगह एक मूल फॉर्मूले पे ध्यान रखें कि इसके कोई भी स्ट्रेन हो, उसको हमारे शरीर में जाने के लिए यही रास्ता है, हमारी नाक। और अगर हम नाक, मुंह और थोड़ी को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखें, एक मास्क से, और लोगों से दूरी बनाए रखें, एक बंद कमरे में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और हैंड हाइजीन। पंकज जी, ये 4 फॉर्मूले अगर हम रिजिडली, रिलीजियसली प्रैक्टिस कर लें, तो एएमयू अलीगढ़ स्ट्रेन से लेकर इंग्लिश स्ट्रेन तक हर स्ट्रेन का हम सामना कर सकते हैं। पंकज जी। डॉक्टर अरविंद, चूंकि समय कम है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सर, जो वैक्सीन का पहला शॉट ले लिए हैं, वो किस हद तक सिक्योर्ड हो गए हैं, और जो दोनों ले लिए हैं वो किस हद तक, और ये जो नए स्ट्रेन हैं, इन पर ये वैक्सीन कितनी कामयाब, कितनी कारगर होगी? वैक्सीन का पहला शॉट लेने से आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। इम्यूनिटी हमारी आती है दूसरा शॉट लेने के 2 हफ्ते के बाद। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में पहला शॉट लिया था, और पिछले 1 महीने में उनको कोरोना का संक्रमण हुआ है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वैक्सीन से हुआ है या वैक्सीन के बावजूद हुआ है। तो मेरी उनसे विनम्र विनती है कि ना तो ये वैक्सीन से बात की वजह से हुआ है, ना ये आप सोचें कि ये वैक्सीन का फेलियर है। एक डोज से कुछ नहीं होता, सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन आता है, और वो भी पंकज जी 70% के आसपास होता है इन्फेक्शन से। 30-35% लोगों को फिर भी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद भी इन्फेक्शन होगा। लेकिन जो मूल चीज ये है कि उन लोगों को मोस्टली इन्फेक्शन माइल्ड होगा, उन्हें सीरियस वेंटिलेटर वाला नहीं होगा। और कुछ हफ्ते पहले तो हम ये कह रहे थे कि शायद मृत्यु 0% है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ केसेस आए हैं, तो हम ये कहेंगे आज मॉडिफाइड कि मृत्यु का चांस बहुत कम है। इसलिए वैक्सीन लगवाने में फायदे ही फायदे हैं, नुकसान 0 है। आपको जो भी वैक्सीन मिलती है तुरंत लगवाएं। बिल्कुल, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं सर कि जो बातें आप बता रहे हैं वैक्सीन के बारे में, वो देश आपको सुन रहा है और जरूर उस पर अमल करेगा। एक और खबर जो है वो हेडलाइंस बना रही है, वो है कि किसी मरीज में कोरोना के कोई लक्षण नहीं होते, बावजूद इसके अचानक से ऑक्सीजन का लेवल 50 तक पहुंच रहा है। क्या ये हैप्पी हाइपोक्सिया तो नहीं है? हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू व्यास जुड़ गए। डॉक्टर राजू व्यास, आपसे मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। सर, हाइपोक्सिया टर्म है मेडिकल टर्म के अनुसार, जिसमें कि जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो स्पेशली नॉर्मल इंसान में तो हम ऐसे मानते हैं 97 to 98% होता है, परंतु कोविड के इस इन्फेक्शन में जब हम लोग 94% या उससे कम जब होता है, तो इस प्रकार के 90 से 94 वाली जो टर्म है उसको हम आप हैप्पी हाइपोक्सिया कह सकते हैं। लेकिन हाइपोक्सिया का बेसिक मतलब ये हुआ कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल 94% से कम होता है, तो वो एक प्रकार का हाइपोक्सिया माना जाता है। 90% से जो नीचे है वो बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए जो हम लोग कहते हैं वो ये है कि जब कभी किसी इंसान का ऑक्सीजन लेवल 94% से कम नीचे हो, तो उन लोगों को तुरंत ही अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। सर, ये कोरोना के जो मामूली लक्षण होने से भी क्या हैप्पी हाइपोक्सिया हो सकता है, इसको कैसे पहचानें? माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली उनको नहीं होता, क्योंकि जो माइल्ड सिम्टम्स है इसको हम बेसिकली ऑक्सीजन जो सैचुरेशन प्रोब है इसके बेसिस पे ही हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जिन लोगों का सैचुरेशन खांसी, जुकाम, बुखार और कई बार जो नेजल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सूंघने की प्रवृत्ति का चला जाना या टेस्ट बड में टेस्ट नहीं आना, ये सब चीजों के गायब होने के साथ अगर उनका सैचुरेशन 95% से ऊपर है तो वो एक माइल्ड प्रकार की बीमारी कहलाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 90 to 94% के बीच में अगर सैचुरेशन रहता है और उसी के साथ कोरोना की दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, लिथार्जीनेस और कोई प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कि छाती में कोई सांस लेने में तकलीफ का होना, तो ये एक
डिजीज कहलाती है, लेकिन जिन व्यक्तियों का सैचुरेशन 90% से नीचे है वो एक सीवियर कैटेगरी के इन्फेक्शन कोविड इन्फेक्शन के मरीज माने जाते हैं। और इसमें डिक्टम सिंपल है, वो ये है कि जिन लोगों का सैचुरेशन 94% से नीचे होता है वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में माने जाते हैं और उन मरीजों को तुरंत डॉक्टरी सलाह के साथ जरूरत पड़ने पर अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। डॉक्टर अरविंद, ज्यादातर क्या यंगस्टर्स में हैप्पी हाइपोक्सिया के केसेस नजर आ रहे हैं? पंकज जी, हैप्पी हाइपोक्सिया ज्यादातर यंगस्टर्स में आजकल इसलिए नजर आ रहे हैं कि इस वेव में यंगस्टर्स में ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए देखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया में मैं जो डॉक्टर व्यास ने कहा उससे सहमत होते हुए मैं ऐड कर दूं कि कई बार जब लोगों का सैचुरेशन मैंने देखा है 80, 75, 70 तक भी आ गया है और उनको किसी तरह की सांस फूलना या कोई ऐसा सिम्टम नहीं हुआ, और फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां वो बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाते हैं और तब वो चेक करते हैं और सडनली पता लगता है अरे ये तो 65 है। अब वो बहुत ही घातक स्थिति होती है। इसीलिए हम बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आपका माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, आप एक पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य लें और हर घंटे में एक बार प्रॉपर तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहे और कभी भी 94 से कम हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि सांस फूलने का इंतजार किया तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया वाले केसेस मिस हो जाएंगे और ये भी सडन डेथ का आजकल एक कारण है। पंकज जी, डॉक्टर व्यास, जो ऑक्सीमीटर की बात डॉक्टर अरविंद कर रहे थे वही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है सडनली कम हो रहा है, तो क्या जो आम स्वस्थ आदमी है क्या उसे भी बार बार अपना ये ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना चाहिए या उसकी कोई जरूरत नहीं? जी, कोविड से जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उन सभी को ये एडवाइस दी जाती है कि आप हर 4 घंटे के अंतराल से अपने घर में रहते हुए अपने सैचुरेशन को मापें। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस बार की वेव में जो देखने को मिल रहा है वो ये होता है कि जो बहुत सारे हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि माइल्ड डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं वो आगे चल के बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार की वेरुलेंस वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्ट होता है उसके अंदर जो वायरल का जो लोड है, वायरस का जो लोड है, नंबर ऑफ वायरसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। वायरल लोड ज्यादा होने के नाते क्या होता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन या वायरस के द्वारा शरीर पे किया गया अटैक बट नेचुरल अपेक्षाकृत पिछली वेव की अपेक्षा ज्यादा हो रहा है और इसी के कारण इस बार मरीज ज्यादा सिम्टोमेटिक हो रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि ज्यादातर लोग शायद ये सिम्टोमेटिक होने के नाते जो है वो ठीक होके घर चले जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसिस करता हूं और वही करूंगा, सभी आपके चैनल के माध्यम से भी करूंगा कि माइल्ड मॉड जो भी कैटेगरी के मरीज हैं वो सुपरविजन में रहें ताकि ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन माइल्ड टू मॉडरेट में कन्वर्ट हो रहा है और मॉडरेट टू सीवियर जा रहा है, ताकि उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के इंटरवेंशन के द्वारा उनकी जान बचाई। डॉक्टर अरविंद, आजकल ब्लैक फंगस की भी बहुत चर्चा हो रही है, ये क्या है? देखिए, ब्लैक फंगस एक फंगस है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, जो आमतौर पे हवा में, गंदे पानी वगैरह में होता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी, हम जब सांस लेते हैं तो सांस में ये फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हर सांस में अंदर जाते हैं, ये भी जाता है, लेकिन चूंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है इसलिए ये कुछ नहीं करता। इस समय कोरोना के पेशेंट्स में और खासकर से जिनको डायबिटीज है और जिनको हाई डोज स्टीरॉइड्स लंबे समय तक दिया गया है, जिससे उनकी डायबिटीज अक्सर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोलॉन्ग पीरियड तक उनको ऑक्सीजन मिलता है या वेंटिलेटर पे रहते हैं, उन लोगों में ये फंगस हो रहा है। नाक से एंटर करता है, नाक के थ्रू साइनसेस में जाता है, आंख में जाता है और फिर ब्रेन में भी जाकर के ये घातक हो सकता है। तो कोई भी पेशेंट जिसको डायबिटीज है और प्रोलॉन्ग पीरियड तक स्टीरॉइड्स मिले हैं उसको लुकआउट रहना चाहिए। नाक में कोई भी स्टफीनेस लगे, साइनसेस के एरिया में भारीपन लगे, हेडेक हो, आंख में देखने में ब्लरिंग ऑफ विजन हो या ऑल्टरेशन इन सेंसोरियम हो, तुरंत इसका सस्पेशन करें। नाक में एक स्वाब डाल के चेक करने से इसका डायग्नोसिस हो जाता है और अगर तुरंत इसका इलाज हो जाए लाइटनिंग स्पीड से तो ये ठीक हो सकता है, डिले हो जाए तो मौत हो सकती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर राजू व्यास, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमारे दर्शकों ने सुनी होगी, ऐसा हम पूरी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए आप दोनों का। नमस्ते, मैं
मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।